आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इस गद्यांश को हल करना सीखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं, उन बातों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस गद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहेंगे और उन दोनों में से कोई एक, जो भी आपको सरल लगे, कोई एक आपको हल करना होता है। ठीक है, देखिए, इस तरह से गद्यांश दिए रहेंगे और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। 5 ही प्रश्न रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नियम ही 5 प्रश्न का है। ठीक है, और ये जो प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 10 अंक के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और देखिए, आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा में 10 नंबर बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में आप गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना ज़रूर सीखिए। ठीक है, और देखिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाते हैं, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। बस गद्यांश को 1-2 बार आप ध्यान से पढ़िए और उत्तर खोजने का प्रयास करिए। ठीक है, लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाए कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, सारे प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और सबका उत्तर आप लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ही लीजिए कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जितने प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं उतने प्रश्नों के उत्तर ही आप लिख दीजिए, कम से कम आपको उतने नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, और देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रश्न को जिसने समझ लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस प्रश्न को जिसने समझ लिया वो सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समझने की दृष्टि से यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको गद्यांश पर लेकर के चलता हूँ और पहले इसी प्रश्न को देखते हैं, गद्यांश की व्याख्या को ही देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर कैसे खोजेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले हम लोग गद्यांश पर चल करके रेखांकित अंश की व्याख्या को सीख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि रेखा खींची गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको रेखा खींची हुई दिखाई दे रही है और इतने की ही व्याख्या हमको लिखनी है। और जहाँ रेखा नहीं खींची गई है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो पेपर बनाने वाला होता है उसके मूड के ऊपर होता है कि वो रेखा कहाँ खींच देगा। हो सकता है वो रेखा यहाँ न खींच करके इधर खींच दे, वो कहीं भी खींच सकता है, और वो जहाँ रेखा खींच देगा उसकी व्याख्या हम लोगों को लिखनी ही पड़ती है। तो ऐसे में जब कभी भी आप कोई गद्यांश पढ़िए तो पूरे गद्यांश की व्याख्या को समझे रहिए, ताकि कहीं भी रेखा खींची रहे तो आप उसकी व्याख्या लिख सकें। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वो राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करने वाले
तीसरे महत्वपूर्ण अंग संस्कृत के महत्व का वर्णन इस गद्यांश में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो बहुत ही सरल लाइन है। देखिए, इन दो लाइन में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी भी देश में जो लोग निवास करते हैं, किसी भी देश में, लेकिन हम सारी बातें भारत के संदर्भ में करेंगे, लेकिन बात तो किसी भी देश के लिए हो सकती है। तो कहते हैं कि किसी भी देश में जो रहने वाले अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने अपने मन के भावों को, अपने अपने मन की अभिव्यक्ति को, उनके मन में क्या है उन भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, देखिए आमोद प्रमोद का मतलब होता है मनोरंजन, ठीक है, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। बात को जरा सा समझिए। देखिए, यदि हम संस्कृत की बात करें तो वास्तव में संस्कृति कुछ नहीं है। संस्कृति का मतलब होता है कि जो हम पहनते हैं, जो खाते हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे नाच गान हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर के संस्कृति का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक ये कह रहे हैं कि किसी भी देश में जो रहने वाले भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने मन के भावों को अपने अलग अलग साहित्य, अपनी अपनी अलग अलग कला, अलग अलग नृत्य, अलग अलग गीत और अपने अलग अलग आमोद प्रमोद के साधन के द्वारा प्रकट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि यदि हम इस नृत्य को ही ले लें, नृत्य भी हमारी संस्कृति का एक भाग है। तो आप जानते हैं कि जब हम असम में जाते हैं तो वहाँ बिहू नृत्य होता है। जब हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे गरबा, डांडिया होता है, जो अलग तरीके से लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों के लोग अलग अलग साहित्य, यदि आप साहित्य की बात करें तो यदि आप किसी दूसरे धर्म के साहित्य को देखेंगे तो उसमें कुछ अलग होगा, आप हिंदू साहित्य को देखेंगे तो अलग होगा। तो अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग साहित्य होते हैं, उनकी अलग कलाएं होती हैं, नृत्य, गीत, और वो सारे लोग अपने मन के भावों को, अपनी संस्कृति को इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। पूर्ण विराम है, तो चलिए इतने को देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो आत्मा का विश्वव्यापी आनंद है, यानी संसार में जहाँ भी लोग हैं, जहाँ जिनमें भी आत्मा है, उनका जो आनंद भाव है, जो वो अपने आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं, उनके जो मन में प्रसन्नता है, जो आनंद है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यानी संसार में जो भी लोग हैं, जिनमें भी आत्मा है और वो जिन लोगों में भी आनंद की प्राप्ति होती है, वो सारे लोग अपने आनंद को, वो सारे लोग अपने आनंद भाव को इन विविध रूपों में साकार मतलब प्रकट करते हैं। किन रूपों में? ऊपर चले आइए, अपने साहित्य के रूप में, अपनी कला के रूप में, अपने नृत्य के रूप में, अपने गीत के रूप में और अपने आमोद प्रमोद के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इतना पूर्ण विराम है, तो चलिए यहाँ तक की बात को समझते हैं। देखिए, अब लेखक ये कह रहे हैं कि यद्यपि हम बाह्य रूप से देखें तो, दृष्टि मतलब देखें तो, यदि हम किसी भी संस्कृति को, संस्कृति का मतलब उसमें जो भी रहन सहन है, पहनावा है, नृत्य है, गीत है, साहित्य है, जो भी चीज़ें संस्कृति के अंग हैं, यदि हम उनको बाहरी रूप से देखेंगे, बाहरी रूप से क्या मतलब, मैंने कहा ना कि जब गुजरात में आप जाएंगे तो लोग डंडा लेके नाचेंगे, डांडिया नाच करेंगे, गरबा करेंगे। आप अगर वहाँ जाएंगे क्या कहते हैं, असम में, तो देखेंगे तो जानवर
जानवरों की खाल ओढ़ के, सर पे पंख बांध के, इस तरह से। यदि आप अपने पूर्वांचल में, अपने मिर्ज़ापुर जैसे ज़िलों में चले जाएंगे तो वहाँ कजरी देखिए तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के झूम झूम के गाते हैं। तो कहने का मतलब यदि आप संस्कृति के इन अंगों को देखेंगे, बाहरी रूप से देखेंगे, तो ये सब आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ये लक्षण अनेक, अनेक मतलब सब अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वास्तव में लेखक कहते हैं क्या है, लेकिन, किंतु, लेकिन यदि आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखें, ये दृष्टि माने देखें, लेकिन उनको यदि हम आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखें तो उनमें एक सूत्रता है। यानी हम उनको अंदर से पहचानने की कोशिश करें तो वो सारी जो भिन्न भिन्न संस्कृति आपको देखने के लिए मिल रही है, गीत, संगीत, साहित्य, जो भी आमोद प्रमोद जो भी आपको अलग अलग दिख रहा है, ये वास्तव में सब एक हैं और ये भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। अब आप कहेंगे सर एक सूत्र में एक है का क्या मतलब? देखिए, वो चाहे जैसे उनका साहित्य हो, चाहे जैसे उनके नृत्य हों, लेकिन सभी आनंद प्रदान करते हैं। एक रूपता है कि सब आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे लेखक क्या कहते हैं, जो व्यक्ति सहृदय है। देखिए, सहृदय का मतलब होता है कोमल हृदय वाला, दयालु हृदय वाला। तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कोमल हृदय वाला है, दयालु हृदय वाला है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को, देखिए संस्कृति अलग अलग है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, यार वहाँ के लोग तो बड़े अजीब हैं, ऐसा करते हैं, जबकि वो वहाँ की संस्कृति है, उनको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है यार बड़े अजीब लोग हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोमल हृदय वाले लोग हैं, वो भले ही वहाँ पर कोई चीज़ आपको उसमें अच्छी ना लगे, लेकिन जो उसका अंतिम सत्य है कि आनंद, उससे वहाँ के लोगों को आनंद मिल रहा है, तो उसमें आप भी देखेंगे अगर आंतरिक रूप से, तो आनंद आपको भी प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि जो कोमल हृदय वाले हैं, उसकी विभिन्नता को नहीं, उसमें जो आनंद होता है उसको स्वीकार करते हैं और उससे आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करते हैं। जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जब उनके आनंद पक्ष को वह व्यक्ति, वह सहृदय व्यक्ति जब स्वीकार करता है तो क्या होता है, उससे आनंदित होता है, तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। आगे लेखक क्या कहते हैं, इस प्रकार की उदार भावना ही, देखिए किस प्रकार की उदार भावना, किसी की भी संस्कृति हो, किसी की भी रीति रिवाज हो, किसी के भी त्यौहार हो, सबके प्रति उदार भाव, सहृदय होना, उसमें अच्छाई ढूंढना, अच्छाई ढूंढने की जो भावना है, अच्छाई ढूंढने की जो आदत है, ये विभिन्न लोगों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ये जो अलग अलग तरीके से, देखिए हमारे देश की बात करें तो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सारे दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके मानने वाले भारत में न रहते हों। तो कहते हैं ये जो विभिन्न जन यहाँ पे रहते हैं, इन सब की यही विशेषता है कि ये सारे सहृदय लोग हैं और सभी की संस्कृतियों की इज्जत करते हैं, सबकी संस्कृतियों से आनंदित होते हैं, और ऐसे ही बने हुए लोगों से ये जो राष्ट्र है इसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे, नफरती लोग रहेंगे, तो राष्ट्र हमारा बिखर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस गद्यांश के भाव थे, इसकी व्याख्या थी। अब चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनके उत्तर को लिखना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, मैं आपसे हर गद्यांश में कहता हूँ कि कभी भी आप किसी पाठ को पढ़िए तो कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िए, ताकि जैसे ही आप एक लाइन पढ़ें और आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि इस पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो चलिए, हम लोगों को पता है कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और संकेत डाल लेंगे, जो भी 2 में से जो भी गद्यांश आप हल करेंगे उसके शुरू का और अंत का डॉट डॉट करके डाल लेंगे। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है, और पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे, ये 2 चीज़ें यदि आप काले रंग की पेन से लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी उत्तर आप लिखिए उसमें कोई ऐसी बात है जिसको हाईलाइट करनी है तो आप उसको काले रंग की पेन से लिखिए। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है और पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्न होता है।
तो मैंने कहा कि सारे प्रश्न आपको गद्यांश में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे है सहृदय है तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और आनंदित होता है। सेम हमको उत्तर मिल गया। अब इसी को लिखना है, मैंने लिखा है, चलिए पढ़ के आपको सुना देते हैं। तो देखिए आप दूसरा नंबर, देखिए जब एक ख़त्म हो जाए तो एक लाइन कम से कम छोड़ दीजिए, फिर दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो देखिए यदि आप इसके उत्तर को यहाँ पर लाइन से ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें संस्कृति की बात हो रही है, तो सीधे सीधे आपका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने संस्कृति के रूप पर प्रकाश डाला है, जैसा भी आपका प्रश्न कहे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए जब दूसरा खत्म हो तो फिर एक लाइन छोड़िए, नंबरिंग करिए और लिखिए प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि रूपों में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से शब्दों को आगे पीछे करके भी आपको वाक्य बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। तो देखिए आप लिखेंगे राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको रेखांकित अंश दिखा देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ से रेखा खींची शुरू हुई है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और जो है यहाँ तक रेखा खींची है, इतने की व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने लिखा भी है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए लिखते समय आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इधर की लाइन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इधर की लाइन थोड़ा छोटी बड़ी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब यदि आप आगे पीछे लाइन कर देंगे तो आपकी लिखावट भद्दी लगती है। तो ये भी थोड़ा सा आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी राष्ट्र का निर्माण करने वाले तीसरे महत्वपूर्ण अंग संस्कृति के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए इतना भाव के अनुसार मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 3-4 लाइन की आपकी व्याख्या भी बढ़ जाएगी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए इस पाठ में जिस भी तत्व का वर्णन करें, जिस भी अंग का, अगर भूमि का करता है तो भूमि के महत्व का वर्णन करते हुए, यदि जन का कहता है तो जन के महत्व का, ऐसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि, अब यहाँ से लाइन की व्याख्या है, यद्यपि बाहरी रूप की दृष्टि से देखने पर इन सभी संस्कृतियों के लक्षण अनेकों प्रकार से अलग अलग दिखाई देंगे, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से सभी एक सी हैं। किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से सभी एक सी हैं, अर्थात सभी संस्कृतियों का उद्देश्य सभी को एकता के सूत्र में बांधकर आनंद प्रदान करना है। आगे लेखक कहता है कि जो व्यक्ति कोमल हृदय वाला होता है वह सभी संस्कृतियों के नकारात्मक पक्ष को
त्याग कर उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और आनंदित होता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके अंतिम प्रश्न यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।